बीक्यू प्राइम और एनडीटीवी के दर्शकों का इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है। हम ये कामना करते हैं कि आपकी ये दिवाली समृद्धि वाली हो। अब क्या है ना कि दिवाली पर आपको सोन पापड़ी और ड्राई फ्रूट्स तो ढेर सारे मिल जाते होंगे, लेकिन शेयर बाजार का जो इन्वेस्टर है उसे इन सब चीजों से खुशी नहीं मिलती। उसे तो ये चाहिए कि कोई ये बता दे कि कौन से ऐसे पिक्स हैं, कौन से ऐसे शेयर हैं जो उसके पोर्टफोलियो में समृद्धि भर देंगे, जो उसके पोर्टफोलियो को रोशन कर देंगे। अब ये रिसर्च शायद आप कर पाए, शायद आपके पास टाइम हो या ना हो। तो हमने ये किया कि हमने दो बड़े ब्रोकरेज हाउस के हेड ऑफ रिसर्च से बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी रिसर्च हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो आज वो अपने टॉप पिक्स लेकर, पांच पांच बेहतरीन पिक्स लेकर, बेहतरीन आइडियाज लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपकी तैयारी कराएंगे अगले दिवाली तक की, ताकि आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई आपको हो सके। हमारे साथ हैं श्रीकांत चौहान जो हेड ऑफ रिसर्च हैं कोटक सिक्योरिटीज के, और साथ में हैं नरेंद्र सोलंकी जो हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर के। सर बहुत स्वागत है आप दोनों का बीक्यू प्राइम हिंदी पर। श्रीकांत सर सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। पहली चीज जो मार्केट को लेकर हमें समझनी है ये कि जो संवत 2080 शुरू हो रहा है उसमें मार्केट कैसा रहने वाला है, इसको लेकर आपका आउटलुक क्या है मार्केट पर? बिल्कुल। धन्यवाद विकास। और सबसे पहले मैं जितने भी हमारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं उन सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मेरी तरफ से, हमारे कोटक एंटायर ग्रुप की तरफ से आप सभी के लिए ये आने वाला जो दिवाली है वो काफी अच्छा रहे, समृद्धि वाला रहे। और जैसे हमने पिछले साल में स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी तेजी देखी, वैसे ही तेजी कंटिन्यू रहे, सो दैट हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो भर भर के पैसा बनाए। अच्छा, अगर मार्केट आउटलुक की अगर बात करें तो देखिए, अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे या इस जंक्चर पे मैं कहूंगा कि हम लोग यानी कि ये जो मार्केट है वो एक मीडियम लेवल पे आ चुका है, यानी कि एक मिडिल स्टेज पे आ चुका है। यहाँ से अभी भी मार्केट में अपसाइड बिल्कुल बाकी है। अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी करके कंसीडर करें। और ये इस मीडियम लेवल पे इसीलिए खड़ा है क्योंकि हमें लगता है कि जो ईपीएस है, जो मार्केट की जो ईपीएस है या निफ्टी की जो ईपीएस है, वो वी आर कंसीडरिंग 1080 फॉर FY25। तो हम अभी से इस पर्टिकुलर मंथ से हम आगे के साल को, यानी कि अगले वित्त वर्ष को हम डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे। एम से मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश करता है और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर 1080 के मल्टीपल्स को अगर हम कंसीडर करें, यानी कि 1080 के ईपीएस को अगर हम कंसीडर करें, तो बेस्ड ऑन मल्टीपल्स यानी 20 के मल्टीपल्स पे अगर मार्केट को अगर आका जाए तो हमें लगता है कि मार्केट 21,500 के लेवल्स दिखा सकता है। ये हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी मार्केट के लिए हो सकती है जो 20 के मल्टीपल्स पे हम मार्केट को अगर कंसीडर करते हैं तो। और उसके लिए हमें ईपीएस कंसीडर करना पड़ेगा FY25 के अर्निंग एस्टिमेट्स का, राइट। बट अगर कोई करेक्शन अगर मार्केट में आता है तो मुझे लगता है कि मार्केट में शायद हम वापस से एक बार 18,000 के लेवल्स दे सकते हैं, जो तकरीबन 17 से लेकर 16.5 के मल्टीपल्स मार्केट के लिए हो सकते हैं। और चूंकि हम आने वाले साल में कुछ बड़े इवेंट्स को फेस करने वाले हैं, जैसे कि इलेक्शन है और कई सारे और भी इवेंट्स हैं, जैसे कि यूएस में फेड मीटिंग्स है या जापान की जो बॉन्ड की जो एक मीटिंग होती है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, ये काफी बड़े बड़े इवेंट्स है और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि ये कई सारे मौके देगा इस इन्वेस्ट करने के लिए और साथ ही साथ ट्रेडिंग करने के लिए। तो ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट अच्छा रहना चाहिए, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी बाय एंड डिप्स की होनी चाहिए। जी, सबसे पहले मार्केट आउटलुक तो आपने बहुत शानदार तरीके से बता दिया है। अब हम अगले 10-15 मिनट जो तैयारी करेंगे वो शानदार 10 पिक्स की करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा आउटलुक मैं नरेंद्र सर से भी समझना चाहूंगा कि उनका नजरिया क्या है मार्केट को लेकर अगले दिवाली तक। जी शुक्रिया विकास। एंड सबसे पहले आपको, आपके सारे दर्शकों को हमारी तरफ से शुभ दीपावली। और हम आशा करते हैं कि आपकी दीपावली काफी अच्छी हो, आप हेल्दी रहें, रिटर्न भी काफी अच्छा जनरेट करें मार्केट से और काफी खुशहाल बीते आपके लिए आने वाला नया वर्ष। तो शुभ दीपावली वंस अगेन। और मार्केट का जो आउटलुक है, डेफिनेटली जो हमने लास्ट मंथ में सेलिंग देखी मिड कैप स्मॉल कैप में और उससे पहले जो ओवर वैल्यूएशन काइंड ऑफ थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा था, वो डेफिनेटली अब मार्केट जो है वो एक अट्रैक्टिव लेवल्स पे आया है। और जो अगर हिस्टोरिकल एवरेजेस देखें तो वो अगर निफ्टी की जो पी मल्टीपल्स है वो ऑलमोस्ट 5 या 10 ईयर हिस्टोरिकल एवरेज पे ट्रेड कर रही है। तो डेफिनेटली एक मार्केट में न्यू एंट्री या फिर आप कहें कि अलोकेशन इंक्रीज करने का पॉइंट है।
और इसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखती है स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन में। तो आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो बेहतरीन होना चाहिए, और यहाँ पे आपको डेफिनेटली मार्केट रिटर्न जनरेट करके देगा आने वाले साल में। और इसमें में बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप डोमेस्टिक इकोनॉमी बेस्ड स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करें, तो बेहतर रहेगा। थोड़ा सा टिल्ट आपको उस तरफ रखना पड़ेगा, बिकॉज ग्लोबल सिक्लिकल्स या फिर जो ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमी से एक्सपोज जो थोड़े से सेक्टर्स हैं, वहां पे आपको वॉलेटिलिटी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, बोथ बिकॉज ऑफ रेट्स या फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। बाकी ओवरऑल जो डोमेस्टिक इकोनॉमी का जो सेटअप है आगे आने वाले साल के लिए, वो बहुत ही बेहतरीन पोजिशन दिख रहा है हमको। और इसमें आप स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन अगर आपका सही बैठेगा तो आप डेफिनेटली जो मार्केट के बड़े इंडिसेस है उसको आराम से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जी, स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल सही बैठेगा सर। आप दोनों इतनी शानदार रिसर्च लेकर आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों के लिए स्टॉक सिलेक्शन सही बैठेगा। इसी नोट पर शुरू करते हैं। पहला स्टॉक श्रीकांत सर से समझते हैं कि कौन सा स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है, उनके इस वक्त रिसर्च के हिसाब से आया है, जो दर्शकों को लेना चाहिए। बिल्कुल। तो वैसे देखा जाए तो हमने जितने भी दिवाली के लिए जो स्टॉक्स पिक किए हैं, वो हर एक सेक्टर से एक एक स्टॉक लिया है। और कोशिश यही रही है कि जो मार्केट में ओवरऑल कैपेक्स की स्टोरी के ऊपर काम हो रहा है, या तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम हो रहा है, या तो बीएफएसआई सेक्टर को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम उसी के बेसिस पे कुछ स्टॉक्स सिलेक्शन करके आज आपके लिए आए हैं। अगर उसमें से अगर सबसे पहले देखा जाए तो मुझे लगता है कि दालमिया भारत सीमेंट, इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर हमारी बाय की रिकमेंडेशन है। हमारे टारगेट्स है यहाँ पे 2350 के। और इसके पीछे के जो कुछ रैशनल्स है, उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो इसके वॉल्यूम्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो इसके जो वॉल्यूम है, और इसमें जो डोमेस्टिक सॉरी यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ द लेवल्स पे अगर आप देखें, तो कंपनी ने आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में जो एक्सपेंशन के जो प्रोजेक्शंस रखे हैं FY23 से लेकर 26 के, इसी वजह से हमें लगता है कि ये जो वॉल्यूम्स है वो इसके बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के अगर जो प्रोडक्ट के जो प्राइजेस होते हैं, उसमें हमने अभी रिसेंट टाइम में काफी बड़ी एक यानी कि सीमेंट दामों में अच्छी खासी एक हाइक देखी है। और साथ ही साथ जो इसके कॉस्ट है, यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट एज वेल एज जो कोल प्राइजेस है, ये जो कॉस्ट होता है, सबसे बड़ा कॉस्ट होता है, वहां पे भी हमने कुछ एक अच्छा खासा एक करेक्शन देखा है, या तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम हुआ है, और इसी वजह से इसके मार्जिन्स जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं। साथ ही साथ जो इसने एक्सपेंशंस किए थे, वो एक्सपेंशंस ऑन ट्रैक है और ऑन डेडलाइन वो मीट करते जा रहे हैं। तो अगर इन सभी रीजंस को अगर देखें, तो मुझे लगता है कि दालमिया भारत सीमेंट यहाँ से इंडिया में जो कैवेक्स की स्टोरी रन हो रही है, उसे एक अच्छा कैंडिडेट मैं कहूंगा। और इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करके चले। अगर हम इसे पर्टिकुलर स्टॉक को अगर ईवी बिटॉप के बेसिस पे अगर वैल्यू करते हैं, तो करंटली ये 8 टाइम्स कोट कर रहा है, विच इज आई कैन से डिसेंट। और इसी वजह से दालमिया भारत को लॉन्ग करके चले। जी, डालमिया भारत पहला शेयर आया है। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से पहला रिकमेंडेशन क्या होने वाला है? जी, हमारा जो पहला स्टॉक होगा वो बैंकिंग सेगमेंट से है, और काफी जाना पहचाना बैंक है, और बैंक में काफी टाइम से परफॉर्म भी नहीं किया है बिकॉज ऑफ मर्जर। बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। और अगर आप बैंक की ब्रीफ हिस्ट्री देखें लास्ट 3-4 ईयर्स की, स्पेशली मर्जर के बाद, तो जो बैंक ने ट्रांसफॉर्मेशन लिया है रिटेल बैंकिंग की तरफ, जो कि पहले होलसेल बैंकिंग डोमिनेटेड हुआ करता था, और उस पे अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो जिस हिसाब से जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। रिटेल डिपॉजिट जो 27% के अराउंड हुआ करते थे, वो जो आपकी 75 to 80% के ऑलमोस्ट अराउंड रहने लग गए हैं। और जो एक्सपेंशन है ब्रांच नेटवर्क्स में देख लीजिए आप, चाहे कलेक्शन एफिशिएंसी देख लीजिए, या फिर फी बेस्ड जो बिजनेस है उनके, वो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर पा रहे हैं। और इनका जो नया क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है, वो भी ब्रेक इवन होने वाला है नेक्स्ट ईयर, जो कि FY25 है। तो वहां से डेफिनेटली बैंक के जो रिटर्न रेशियोज है वो अच्छे होंगे। और अगर आप प्राइस टू बुक के बात करें तो वैल्यूएशन अभी FY25 बेसिस पे 1.55 टाइम्स पे ट्रेड करा है, तो काफी अच्छा पोजीशन करने के लिए बैंक है रिटर्न जनरेट करने के हिसाब से। इसमें हमारा जो टारगेट है वो फिलहाल 114 रुपीज है। सर, 114 रुपए का टारगेट आपने रखा है IDFC फर्स्ट बैंक पे। करीब करीब 37% का अपसाइड देख रहे हैं, ये काफी बड़ा अपसाइड आप कह रहे हैं। श्रीकांत सर, दूसरा शेयर आपकी तरफ से क्या है और उसके पीछे क्या आपके रिसर्च कहती है कि क्यों खरीदना चाहिए दर्शकों को या इन्वेस्टर्स को?
बिल्कुल। तो दूसरा जो हमने स्टॉक पिक किया है वो है फार्मा सेक्टर से, और सिप्ला यहाँ पे हमारी बाय की रिकमेंडेशन है। उसका रीजन ये है कि हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच भी ले सकता है इन बिटवीन, और साथ ही साथ अगर यूएस में अगर शायद अगर रिसेशन अगर लैंड हो जाए, तो फिर हमें लगता है कि वहाँ पे जो एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो बनेगा वहाँ पे फार्मा स्टॉक्स के लिए हमें लगता है कि अच्छा खासा एक अलोकेशन हो सकता है। सिप्ला वैसे देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर करंट लेवल से खरीदते हैं तो हमें लगता है कि जो इसके टारगेट्स रहेंगे वो तकरीबन 1320 के रहेंगे हमें लगता है। साथ ही साथ इसमें और भी अपग्रेड्स आने वाले कुछ महीनों में देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर सिप्ला के अगर रैशनल्स की अगर बात करें या तो फंडामेंटल थीसिस की अगर बात करें, तो सिप्ला हैज स्कोर्ड हैट्रिक with a strong performance in Q2 FY24, making the third consecutive quarter of success. So ये काफी यूनिक होता है। इस टाइप के पर्टिकुलर फंडामेंटल्स हमें काफी रेयरली देखने मिलते हैं। साथ ही साथ अगर इसके इबिटा मार्जिन गाइडेंस को देखें तो इसने उसे भी बढ़ा दिया है, फ्रॉम 22-23% से लेकर अभी वो 23-24% के करीब जा रहा है। और ये जो स्लाइट हाइक है वो भी इसके लिए काफी बड़ा रिटर्न लेके आ सकती है। एट द सेम टाइम अगर कोई लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर रीजन अगर इसमें देखें तो डिस्पाइट ऑफ रेगुलेटरी सेटबैक्स, Cipla is expected to post nearly 20% growth in EPS. आई एम टू से अगर 20% EPS कैगर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आने वाले 3 साल तक हमें लगता है कि सिप्ला में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। और इसी वजह से हमें लगता है कि करंट लेवल से सिप्ला को हम खरीद के चल सकते हैं, इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। सर सिप्ला के लिए आप टारगेट क्या देख रहे हैं? सिप्ला के लिए टारगेट है 1320 रुपए के, 1320 के। वैसे देखा ओके, जाए तो करंट लेवल से अगर अपसाइड देखी जाए तो 10-12% की है। 10%। जी लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इसमें खरीदा जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता है। बिल्कुल। लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में या सॉरी कुछ महीनों में या कुछ क्वार्टर्स में हमें लगता है कि इसमें और भी अपग्रेड्स आ सकते हैं। जी बिल्कुल। दो शेयर्स आ चुके हैं, डालमिया भारत और सिप्ला। श्रीकांत सर की तरफ से, नरेंद्र सर की तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आया है। नरेंद्र सर, आपका दूसरा स्टॉक क्या होने वाला है जो दर्शकों के लिए आपने सजेस्ट किया है? जी, हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो ऐसे सेक्टर से है जो सेक्टर है तो काफी बड़ा और इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ सालों से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और थोड़ा सा छूटा हुआ था। लेकिन इस साल उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आगे भी काफी अच्छा लग रहा है कि परफॉर्म करेगा। सेक्टर है रियल एस्टेट और इसमें हमारा जो स्टॉक पिक है वो है डीएलएफ लिमिटेड। तो कंपनी की जहां तक बात करें तो काफी डाइवर्स पोर्टफोलियो है कंपनी का, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स में, ऑफिस स्पेस में, रिटेल में, और जो भी एडिशनल वेंचर्स है, सर्विसेज मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी है उसके अंदर। और अगर कंपनी के प्रोडक्ट पाइपलाइन की बात करें तो 46 मिलियन स्क्वायर फीट के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और जो कि ऑलमोस्ट 56 बिलियन के वैल्यू रखते हैं। और कंपनी के अगर मुंबई में प्रेजेंस की बात करें तो ये री एंटर कर रही है मुंबई में जॉइंट वेंचर के साथ, एसआरए प्रोजेक्ट में ट्राइडेंट ग्रुप के साथ। और कंपनी इसमें 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी फॉर 51% स्टेक। और कंपनी की प्री सेल्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन नंबर है, 130 बिलियन लेटेस्ट प्री सेल्स नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए। तो ग्रोथ के हिसाब से बहुत बेहतरीन डिमांड है, स्ट्रांग है काफी सेक्टर में, और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो रही है। और जिससे कि कैश फ्लो जो कंपनी के है वो भी काफी बेहतरीन है। और कंपनी रिसेंटली कैश पॉजिटिव भी हुई है कैश फ्लोज में टर्म्स में। तो काफी अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए जो चीजें हैं वो कंपनी के लिए सही जाती हुई दिख रही है। तो इसमें डेफिनेटली रिटर्न अच्छा बनने की उम्मीद है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 640 रुपीज का है। 640 का टारगेट मतलब करीब 15-16% का अपसाइड आप देख रहे हैं सीएमपी से। एक बेहतरीन टारगेट है दर्शकों, और रिसर्च के साथ उन्होंने बताई है। सर सिंगल सिंगल तो अब लेकिन दो हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अब दर्शक ये सोच रहे होंगे कि डबल कब लेंगे। तो एक काम करते हैं, क्रिकेट के इस फंडे को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सर, डबल स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं कि दो स्टॉक्स अब श्रीकांत सर की तरफ से हम चाहेंगे कि अगले दो स्टॉक्स कौन से होंगे सर जो आपने अपने बेहतरीन रिसर्च से निकाले हैं? बिल्कुल। तो देखिए अगर यहाँ से और किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस करना है तो नो डाउट बीएफएसआई पे करना काफी जरूरी है। और बीएफएसआई में अगर आप देखें तो कैनरा बैंक, ये हमें लगता है कि एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसे हम खरीद के चल सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को देखें तो लगभग वो 43% ग्रो किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो ये भी काफी हेल्दी है, और यहाँ पे भी हमने ग्रोथ देखा है नियरली 20% का। बैंक की अगर असेट क्वालिटी की अगर बात करें तो ये कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते जा रही है।
और इसी वजह से हमें लगता है कि जो इसमें लोन यानी कि लेंडिंग का जो बिजनेस है वो आने वाले दिनों में और भी स्ट्रांग हो रहा है। करंटली अगर आप देखें तो इसमें ऑलरेडी जो लोन ग्रोथ है दैट इज अराउंड 12% ईयर ऑन ईयर, 4% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर इन सभी फंडामेंटल्स को देखें और साथ ही साथ अगर इसके वैल्यूएशन को देखें एंड अगर इसे हम कंपेयर करें विद अदर पीएसयू बैंक्स या तो अदर प्राइवेट बैंक्स, तो ये कंपेरेटिवली काफी सस्ता मिल रहा है। तो 385 390 के करीब इसे खरीदे, इन्वेस्ट करके चले। हमें लगता है कि इसके जो फेयर वैल्यू है बेस्ड ऑन दैट इसके टारगेट्स आ रहे हैं 425 के। और यहाँ पे भी हमें लगता है कि बेस्ड ऑन नंबर्स इसमें और भी आने वाले क्वार्टर्स में अपग्रेड्स देखने मिल सकते हैं। जी, और दूसरा स्टॉक कौन सा होगा सर आपका? बात बिल्कुल। बात तो डबल की हुई दूसरा थी सर, आपने सिंगल लेके छोड़ दिया। वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पिच जो है वो थोड़ा रफ हो चुका है। तो आई जी, थिंक मुझे थोड़ा प्लेट प्लेट करना जरूरी है, बट यस, बिल्कुल। गोदरेज कंज्यूमर हमें लगता है कि ये एक स्टॉक ऐसा है जिसे हमें लगता है कि खरीदना चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1125 से लेकर 1130 के लेवल्स रजिस्टर कर सकता है बेस्ड ऑन इट्स फंडामेंटल्स। अगर इसके फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि ये कंपनी जो है वो पर्सनल केयर के साथ साथ होम केयर प्रोडक्ट्स में है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके डोमेस्टिक बिजनेस के साथ साथ इसके जो जो ओवरसीज बिजनेसेस है यानी कि अफ्रीका और इंडोनेशिया से भी इसमें इसके रिवेन्यू में काफी सारा एडिशन होता है। अगर हम इसी के साथ साथ अगर बाकी प्लेयर्स की अगर बात करें तो वहां पे ये पर्टिकुलर पार्ट थोड़ा मिसिंग है। तो यहाँ पे जो बिजनेस आ रहा है इंडोनेशिया अफ्रीका से, वो इसके वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। और अदरवाइज अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अभी भी वॉल्यूम में फिर भी थोड़ी सी कमी आती जा रही है। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स या मैं कहूंगा कि इसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर बाकी कंपनीज की अगर बात करें तो उनके मुकाबले गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो वॉल्यूम है वो काफी बेहतरीन है। और इसके मार्जिन्स में भी लगातार इंप्रूवमेंट हमें देखने मिली है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो डे बाय डे कम होते जा रहा है। एंड बेस्ड ऑन ओवरऑल फंडामेंटल्स मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक कंपेलिंग बाय है एट करंट लेवल्स। अगर आप बाकी प्लेयर्स के साथ अगर इसके वैल्यूएशंस की भी अगर बात करें तो ये स्टॉक नियरली 20% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो बिल्कुल करंट लेवल से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी लॉन्ग किया जा सकता है। जी, नरेंद्र सर, दो स्टॉक्स अगले जो आपकी तरफ से हैं वो दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। अगला स्टॉक जो हमारा है वो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से है, और कंपनी कोई नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। कंपनी एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका मतलब होता है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड और नीश प्रोडक्ट्स हैं, और जिनको मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेसिजन की जरूरत होती है, जो कि बहुत ही एक एंट्री बैरियर है बाकी कंपनीज के लिए। और कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज। और कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो न्यूक्लियर से लेके स्पेस एनर्जी से लेके क्लीन एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, तो बहुत ही यूनिक एंड नीश सेक्टर्स हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं एक नॉर्मल कंपनी को क्रैक करने के लिए। इन सब में कंपनी का प्रेजेंस है, और प्रेजेंस आज से ही नहीं, काफी टाइम से है कंपनी का प्रेजेंस। और कंपनी के जो क्लाइंटेल है वो भी बहुत ही नीश और स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है। और कंपनी ने काफी अच्छा डिलीवर भी किए हैं पास्ट के अंदर, जितने भी कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं इस स्पेस के अंदर। और फिलहाल अगर आप कंपनी के फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे नॉट ओनली एग्जिस्टिंग सेक्टर्स में बट जो नए सेक्टर्स में कंपनी एंटर करी है वहां पे भी काफी अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। जैसे सेमी क्रायोजेनिक इंजन हो गए, वॉल स्पेशलाइज्ड वॉल्व हो गए, और डिफेंस के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स है। तो कंपनी अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफी अच्छा एक्सपेंड करने में जुटी हुई है। और कंपनी की ऑर्डर बुक भी देखें तो बहुत ही हेल्दी है। और कंपनी का जो टॉप लाइन है वो बेस इतना छोटा है, जिस हिसाब से कंपनी इतने बड़े सेक्टर्स को ट्रैक कर रही है, तो कंपनी हाई ग्रोथ है वो आगे आने वाले सालों में कंटिन्यूअसली जो मोमेंटम है वो मेंटेन कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और हमारा इसमें जो टारगेट है वो 2970 रुपीज का है। जी, और दूसरा स्टॉक कौन सा है सर आपके पास? जी, दूसरा स्टॉक हमारा ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्पेस से है। कंपनी का नाम है टीवीएस मोटर कंपनी। और अ, अगर आप टीवीएस नाम से देखें तो आपको लगेगा कि एक साउथ का कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ने परफॉर्म किया है और अपना जो रीच है वो एक्सपैंड किया है, और पूरे इंडिया के अंदर जिस हिसाब से कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क
और जो प्रेजेंस है वो एक्सपैंड हुई है वो बहुत ही बेहतरीन है। और कंपनी का जो सेल्स नंबर्स भी आप देखेंगे वो भी काफी अच्छा आ रहा है। और इनफैक्ट जो कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर, ईवी सेगमेंट के अंदर जो कंपनी का लॉन्चेस है या जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। और कंपटीशन में ये कंपनी एकदम बराबर पे चल रही है, थोड़ा आगे ही होगी। और जो आने वाले लॉन्चेस भी हैं इन दोनों स्पेस में वो कंपनी के बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। तो इसमें एक्सपोर्ट्स एंड प्रीमियमाइजेशन अलोंग विद ईवी, ये तीनों चीजें पैरेलली कंपनी के ग्रोथ के लिए काफी बेहतरीन रहने वाली है। तो इसको भी आप अपने इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं कंपनी। इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो 1850 रुपीज का होगा। जी। सो चार चार शेयर हो चुके हैं, समय की कमी है थोड़ी, लेकिन फिर भी हम एक क्विकली एक एक शेयर बचे हुए हैं जो हमने वादा किया था कि 5-5 शेयर लेंगे। तो श्रीकांत सर, आपसे शुरू करते हैं। आपका आखिरी शेयर, 5वां शेयर कौन सा होने वाला है? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अभी हमने काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर बात कर ली। एक स्टॉक जो हमने एक मिड साइज कंपनी यहाँ पे रेकमेंड की है वो है फिलिप्स कार्बन। पीसीबीएल के नाम से ये कंपनी जानी जाती है। और 260 के यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू के टारगेट्स रखे हैं। तो 260 के फेयर वैल्यू के प्राइस के साथ इसे खरीदा जा सकता है, तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। करंटली ये 200 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। आपको सबको बताइए कि जैसे ये कंपनी जो है इट्स लीडिंग प्लेयर इन कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री। और साथ ही साथ अगर इस पर्टिकुलर बिजनेस को अगर आप पर्टिकुलर ऑटो इंडस्ट्री के साथ भी अगर आप थोड़ा सा अगर कैचअप करने की अगर बात करते हैं तो ऑटो इंडस्ट्री अगर आप देखें तो अच्छी खासी ग्रो कर रही है। और एफआईएस के भी बाइंग लिस्ट में अगर आप देखें तो बीएफएसआई के बाद अगर कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद अगर कोई तीसरा सेक्टर अगर उभर के आ रहा है तो वो है ऑटो। वैसे भी मुझे लगता है कि पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री में जितने भी यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जितने भी एडवांटेज इसको मिलेंगे वो तो ये कंपनी बिल्कुल लेती रहेगी। बट साथ ही साथ इसने अपने अदर स्पेशलिटी जो बिजनेसेस है वहां पे भी फोकस करने की शुरुआत कर दी है, वहां पे कैपेक्स बढ़ा दिया है। और ये कैपेक्स बढ़ाने की वजह से जो इसकी जो सिक्लिकलिटी की जो एक इसके ऊपर जो एक फियर बना रहता था, बिकॉज ऑफ दैट जो बिजनेस में हमेशा हमने एक अप एंड डाउन की एक्टिविटी देखी थी, इसे काफी लेवल तक ये कम कर लेगा। और इस पर्टिकुलर जो अर्निंग्स में जो सिक्लिकलिटी आती थी इसे काफी हद तक कम कर लेगा। तो हमें लगता है कि पीसीबीएल आई मीन टू से फिलिप्स कार्बन भी करंट लेवल से इन्वेस्ट किया जा सकता है। करंटली अगर देखा जाए तो ये 17 टाइम्स टू FY23 के ईपीएस को ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप FY25 के ईपीएस को अगर कंसिडर करें तो ये करंटली ट्रेड कर रहा है नियरली 11.7 टाइम्स। तो मुझे लगता है ये काफी रिजनेबली वैल्यूड है करंट लेवल्स पे, इसे खरीदा जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 260। बिल्कुल। क्विकली आखिरी शेयर नरेंद्र सर आपकी तरफ से, फिर हम इस शो को खत्म करना चाहेंगे क्योंकि समय की कमी है। आखिरी शेयर आपकी तरफ से सर। जी, हमारा अगला शेयर भी ऑटो सेगमेंट से ही है। कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। और कंपनी के बारे में अगर बात करें तो सारे इन्वेस्टर्स को लगभग पता ही होगा, कंपनी लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्ड करती है ट्रैक्टर मार्केट में। और अभी जो लेटेस्ट अगर आप ऑटो सेल्स का डेटा देखें तो प्रीमियम सेगमेंट और एसयूवी सेगमेंट की जो सेल्स हमको लगातार देखने को मिल रही है लास्ट कुछ सालों से, तो वहां पे कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बहुत ही बेहतरीन अक्रॉस पूरे सेगमेंट में हर एक प्राइस पॉइंट में कंपनी का एक प्रोडक्ट कम से कम वहां पे मौजूद है। और कंपनी उस पूरे मार्केट में काफी अच्छा सेल्स नंबर की रिपोर्ट कर रही है। और अगर फिर इसमें ईवी भी जोड़ दें तो ईवी में भी कंपनी की काफी अच्छी पोजीशनिंग है। जो न्यू लॉन्चेस कंपनी ने ईवी में किए हैं, तो ये दोनों तीनों जो प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफी अच्छा कंपनी के लिए आगे आने वाले समय में परफॉर्म करने वाले हैं। और इसी हिसाब से कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी रहने वाली है और जो मोमेंटम है वो मेंटेन रहने वाला है। तो इस सेगमेंट में इससे अच्छा स्टॉक नहीं हो सकता। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 1770 रुपीज का है। जी बिल्कुल। सो दर्शकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए इससे शानदार दिवाली का तोहफा हो नहीं सकता। उन्हें 10 शेयर मिल गए हैं, पूरी रिसर्च के साथ मिल गए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने आज समय निकाला और हमारे दर्शकों की स्ट्रेटजी आपने बनवा दी। और इसके साथ साथ आपको पूरी BQ प्राइम हिंदी की टीम की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।